लेक्चर 1 है अबाउट अर्नेस्ट हेमिंग्वेज बायोग्राफी। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में हम समझते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे आखिर कौन है। ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे बायोग्राफी। ध्यान से मेरे साथ समझें, ये बंदा कौन है जिसका नावल हम पढ़ने वाले हैं। आखिर इसके बारे में आपने शायद सुन रखा होगा, कुछ पढ़ रखा होगा। इनका बड़ा वर्ल्ड फेमस नावल है ओल्ड मैन एंड द सी। खैर, इनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से हम बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेटिव ईयर्स सबसे पहले देखते हैं, इनके बचपन की तरफ चलते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज बोर्न ऑन जुलाई 21 in 1899 in the Oak Park, Illinois, a prosperous suburb of Chicago. ये अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिकन ऑथर हैं, जैसे कि अमेरिकन नावल हमने लिया है। अमेरिका की एक रियासत है इलिनॉस, प्लेस है शिकागो, ओक पार्क आगे प्लेस है। तो वहाँ पे 21 जुलाई को 1899 यानी 1899 के अंदर 1899 में ये पैदा होते हैं। हर फादर क्लैरेंस ई हेमिंग्वे वाज ए डॉक्टर। ठीक हो गया, इनके फादर जो वो डॉक्टर थे, ये हमें पता चला। एंड हिज मदर हु वाज वेरी रिलीजियस एंड had given up a promising career as a singer in order to rear 6 children. तो छः ये बहन भाई थे। तो इनकी माँ जो है was very religious, had giving up a promising career as a singer. ओके, उन्होंने अपना कैरियर, यहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने छोड़ा था। अच्छी सिंगर थी लेकिन बच्चों को पालना था, तो ये उस टाइम की लाइफ ऐसी ही थी। ऑफ whom अर्नेस्ट was the third and the oldest boy. भाइयों में सबसे बड़े और बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे पैदा हुए। हेमिंग्वे attended public school in Oak Park and the family vacationed in the north woods of Michigan, where Clarence taught Ernest hunting and fishing and a general love of outdoor life. यहाँ पे मिशिगन के जो वुड्स हैं, वुड्स ऑफ द मिशिगन में इनके बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने, आगे आज जब इनका नावल आप पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। वो क्या है, हंटिंग हमें नज़र आती है, फिशिंग भी, आउटडोर लाइफ जो है, लव फॉर द आउटडोर लाइफ, वो हमें मिलता है उनके सारे नावल्स के अंदर। ये घर से बाहर लिखे गए, यानी कि नावल डोमेस्टिक नावल नहीं है, बिल्कुल फील्ड नावल्स हैं। इनमें हंटिंग भी होगी, फिशिंग भी होगी, एडवेंचर्स भी होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो वुड्स ऑफ मिशिगन में एक्सपीरियंस था, इनके जहन किस तरह फॉर्म किए इनके, इसलिए हम फॉर्मेटिव ईयर्स कह रहे हैं। किस तरह इनके माइंड को उन्होंने फॉर्म किया है। आपका जो बचपन होता है, आप जहाँ से गुजरते हैं, जिन जिन जगहों से, जिन लोगों से मिलते हैं, वो लोग आपके जहनों पे असर डालते हैं। जिन प्लेसेस में रहते हैं वो जगह आपके जहनों पे असर डालती हैं और आने वाले दिनों में आपको शेप करती हैं। Later, Hemingway would portray Oak Park's bourgeois values in an unflattering light in stories like Soldier's Home. ये इनकी आगे शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। And its parents' marriage was the subject of his bitterly resentful tale, The Doctor and the Doctor's Wife. इनकी एक कहानी है, डॉक्टर्स एंड डॉक्टर वाइफ, जो ऐसे लगता है कि इनकी पेरेंट्स की जो मैरिज है उनको डिस्कस किया इन्होंने। तो हेमिंग्वे के लिए अपनी ही जिंदगी से सारे एक्सपीरियंसेस उठाए हैं और इन्होंने कहानियां बनाई हैं। ऑन द अदर हैंड, हेमिंग्वे रोट विद नथिंग शॉर्ट ऑफ एडोरेशन अबाउट लाइफ अप इन मिशिगन। अब इनकी कहानी भी अप इन मिशिगन, इन द स्टोरी ऑफ दैट नेम एंड मैनी अदर्स फीचरिंग हिज फिक्शनल अल्टर ईगो निक एडम। ये एक और हमें इंपॉर्टेंट बात मिलती है, वो है निक एडम। निक एडम जो एक ऐसा करेक्टर है जो हेमिंग्वे की बहुत सी कहानियों में, शॉर्ट स्टोरीज में भी मिलेगा, नॉवल में भी मिलेगा। ये करेक्टर, एक ही करेक्टर, निक एडम। तो जाहिर बात है, क्या हमें पता चला कि ये इनका फिक्शनल अल्टर ईगो है, हेमिंग्वे का माउथ पीस है, फिक्शनल अदर सेल्फ है आप कह लें, जो हमें हेमिंग्वे की हर कहानी में नजर आती है। क्लैरेंस हेमिंग्वे would commit suicide in 1928. ये इनके फादर की बात हो रही थी। अपॉन ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल, अब ये सुसाइड वाली जो कोशिश है ये भी हेमिंग्वे को मुतासर करेगी। आगे हम देखते हैं ये अपनी ज़िंदगी का एंड कैसे करते हैं। अपॉन ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल,
Hemingway left Oak Park for a stint as a reporter at the highly respectable daily paper, the Kansas City Star. तो हेमिंगवे ने ना तालीम हासिल करने के बाद जो पहला काम किया वो था न्यूज़ रिपोर्टर का। ठीक है, ये न्यूज़ रिपोर्टर बन गए। जैसे आज मीडिया में आप देखते हैं ना, खबरें लोग इकट्ठी कर रहे होते हैं, स्टोरीज बना रहे होते हैं, तो इन्होंने एज ए रिपोर्टर अपने कैरियर का आगाज़ किया था एक न्यूज़पेपर के साथ जुड़े एज ए रिपोर्टर। न्यूज़पेपर कौन सा था? कंसास सिटी स्टार। Shortly afterward, he enlisted in Red Cross Ambulance Corps. तो फौरन इन्होंने रेड क्रॉस ज्वाइन कर ली, एम्बुलेंस के साथ जुड़ गए। और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार आ चुकी थी, स्टेशन ऑन द ऑस्ट्रियन फ्रंट इन द इटली ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है आपको पता है अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, डायरेक्टली नहीं किया था। तो बाकी दुनिया में आपको पता है जंग लगी हुई थी, यूरोप आपस में लड़ पड़ा था। जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है, जो फाशिस्ट ब्लॉक है स्पेशली, और जो दूसरी साइड पे कम्युनिस्ट ब्लॉक था और डेमोक्रेटिक ब्लॉक था, इनके दरमियान ये लड़ाई थी। एक्सक्यूज मी। तो ये रेड क्रॉस जो आपको पता है जंग के ज़माने में ख़ास तौर पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, उसके साथ ये जुड़ गए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़ख्मियों की मदद करती है, बीमारों की मदद करती है, जैसे हमारे ईदी फाउंडेशन है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुनिया की एक मानी हुई एक एम्बुलेंस सर्विस है, एक मेडिकल की सर्विसेज है। Hemingway was wounded almost immediately. He was delivering cigarettes and the chocolate to the Italian soldiers beyond the front line. बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जहाँ पे जंग लगी हुई थी, इटालियन सोल्जर्स को ये क्या देने गए थे? सिगरेट और चॉकलेट और एटसेट्रा। गाड़ी पे गए, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का काम कर रहे थे, गाड़ी चलाते थे, और कहाँ पे? जंग के टाइम पे। तो वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से इनको बहुत सख्त ये जख्मी हो गए। एंड सेंट टू एन अमेरिकन हॉस्पिटल इन मिलान। मिलान जो है ये इटली का शहर है, उसमें अमेरिकन एक हॉस्पिटल था, वहाँ फ़ौरन से इनको भेजा गया इलाज के लिए। वेयर ही फेल इन लव विद एन अमेरिकन नर्स नेम्ड एग्नेस वॉन क्रॉस्की। तो वहाँ पे इलाज के दौरान इनको लव हो गया अमेरिकन नर्स के साथ, एग्नेस के साथ। दीज इवेंट्स वुड इंस्पायर अ फेयरवेल टू आर्म। अब जो हमने नॉवल सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए या हमारे सिलेबस में इस वक्त, वो यही है। और ये जो वहाँ पे ये ज़ख्मी होते हैं और किस तरह ये वहाँ से हॉस्पिटल में अमेरिकन नर्स के साथ इनके जो रिलेशनशिप्स हैं और वो आगे क्या होता है, तो ये वाक़यात ने फेयरवेल टू द आर्म को जन्म दिया है। जैसे आपको पता है ये हेमिंग्वे अपने ज़ाती तजुर्बात ही पे नावल लिखते हैं हमेशा, तो इन्होंने वो वाला जो तजुर्बा है उसको कहानी की शक्ल दी, फेयरवेल टू आर्म, यानी जंग का जो इन्हें एक्सपीरियंस था उस पर उन्होंने लिखा है। आफ्टर द वार हेमिंग्वे रिटर्न टू द स्टेट्स इन होप ऑफ बिगिनिंग ए कैरियर of a one kind or the another that would support him and Agnes, whom he planned to marry. तो हेमिंग्वे जब ठीक हो जाते हैं तो वापस आते हैं, और हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वो प्लान करते हैं कि कोई सेटल हो जाए कैरियर, कोई एक पुरअमन सा कैरियर ले लें ताकि एग्नेस के साथ शादी कर लें, जो कि इटली में नर्स है। दैट प्लान वॉज shattered. ओहो, ये तो प्लान सारा टूट गया। when she wrote from the Europe to say that she had fallen in love with another man. तो यहाँ पे फेयरवेल टू आर्म में हमें ये झलक शायद नज़र आएगी। तो फिर क्या हुआ कि इनको बेट्रे हो गया। उन्होंने ख़त लिखा एग्नेस ने इनको कि उनको तो किसी और से लव हो गया है, तो अब ये क्या करें। तो इनकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। अब ये वाला जो तजुर्बा है ना बच्चों, ये आपने ज़हन में रखना है। ये जो इनको लव एक्सपीरियंस हुआ और फिर ये आकर घर बनाने का सोच रहे थे, और वहाँ से वो इनको इनकी जो बिलव्ड हैं ख़त लिखती हैं कि उन्हें किसी और से लव हो गया है, तो अब वो नहीं आ रही हैं इनको इनके साथ शादी करने के लिए। तो ये जो इनका ज़हन पे असर हुआ होगा, ये आगे चल के हम इसको देखेंगे इनकी कहानियों में, फिर फीमेल को ये कैसे डील करते हैं। बदला तो लेंगे ना, अब डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, चले कहानी में ले लेंगे। इंस्टेड हेमिंग्वे मैरिड हेडली रिचर्डसन इन 1921। और फिर हेमिंग्वे ने शादी कर ली हेडली रिचर्डसन से।
Shortly thereafter, फौरन ही के बाद, the couple moved to Paris, where the first of the writer's three sons were born basically. चलो फर्स्ट ऑफ द थ्री सन्स बॉर्न हो गए कहाँ पे, पेरिस में। शादी करने के बाद पेरिस चले गए, वहाँ कुछ अर्सा रहे हैं, औलाद भी पैदा हो गई हेडली के साथ। All the while Hemingway was reading as much as he could, writing stories and poems and trying to find his voice as a writer. तो इन्होंने पोइम्स भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, नॉवल भी लिखे, बहुत ज़्यादा लिखा है। प्रोलिफिक राइटर हैं, काफ़ी सारे नॉवल हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, 40 के करीब, और नज़में भी हैं, और आर्टिकल भी हैं, और रिपोर्टर भी थे, आपको पता है न्यूज़पेपर में भी काम करते रहे। A process that suffered a devastating setback when a suitcase containing all the copies of all the stories he had written to date, 4 years' work, was stolen from Hadley on a train to Switzerland. तो ये अजीब सा इनके साथ इंसिडेंट हुआ है, ना भुलाने वाला है, कि आप पेरिस में, और बाद में ना 3-4 साल ना बहुत ज़्यादा पढ़ा, और मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, और जो अभी पब्लिश नहीं ना करवाया था, वो भी ढेर सारा मटेरियल था, लेकिन क्या हुआ, वो सारा मटेरियल एक सूट केस में था, और वो सूट केस खो गया, एक्चुअली स्टोलन हो गया, किसी ने चोरी कर लिया। अब उस सूट केस में किताबें थी, वो मैन्युस्क्रिप्ट थी, पता नहीं चोर ने क्या समझा कि उसमें कोई दौलत है, कोई पैसा है, और हेडली से वो चोरी हुआ। ठीक है, ट्रेन में जब वो स्विट्जरलैंड जा रही थी, वेरी सैड। अब एक आथर जिसने 4 साल लिखा हो, वो 4 साल का सारा डाटा एक बॉक्स में रखे और बॉक्स चोरी हो जाए, तो कैसा फील होगा। लेकिन उसके बाद भी मिंगवे ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो एक लॉस था। हाउएवर एग्जैक्ट कॉपी तो बंदा दोबारा नहीं लिख सकता, आपको पता है। तो एजुकेशन अगर देखें तो थोड़ा सा हमने मेंशन किया था, हेमिंग्वेज फॉर्मल एजुकेशन did not extend it beyond the high school in the Oak Park, where he edited the school paper. His training as a writer continued. फॉर्मल एजुकेशन तो उन्होंने वही स्कूल तक ही हासिल की थी, यानी ग्रेजुएशन की थी, कोई बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे, बहुत बड़े स्कॉलर नहीं थे, कोई पीएचडी नहीं किया उन्होंने, कोई मास्टर्स भी नहीं किया। His training as a writer continued. However, during his time as a reporter in Kansas City and as a foreign correspondent for the Toronto Star, ठीक है, कंसास सिटी के लिए भी काम करते रहे न्यूज़पेपर के लिए, आपको पहले हमने मेंशन किया है। साथ साथ टोरंटो स्टार के लिए भी इन्होंने काम किया। तो एज ए रिपोर्टर, एज ए राइटर, तो इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती रही। ही कवर्ड द ग्रीक टर्किश वार, ठीक है, ग्रीक टर्किश वार जब होती है 1920, इन्होंने कवर की थी। एन एक्सपीरियंस वुड इंस्पायर सम ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड इफेक्टिव ऑफ द इंटर चैप्टर विग्नेटिस इन हेमिंग्वेज ग्राउंड ब्रेकिंग डेब्यू स्टोरी कलेक्शन। इन्होंने जो पहली स्टोरी कलेक्शन पब्लिश करवाई थी, डेब्यू था उनका। डेब्यू वो होता है जब पहली पहली बुक, पहली स्टोरी आप पब्लिश करवाते हैं, इन आवर टाइम्स के नाम से। तो इनकी फर्स्ट स्टोरी कौन कौन सी थी? इन आवर टाइम्स में इन्होंने पहली कलेक्शन पब्लिश करवाई। Even more influential, perhaps, were the writers Hemingway met while living in Paris. During the 1920s, the Irishman James Joyce, और बहुत ज़्यादा जो इन पे असर पड़ा है, तो ये हेमिंग्वे की मुलाकात होती है जब ये पेरिस में थे। आपको मैं बताया था ना, पेरिस में हेमिंग्वे काफ़ी रहे हैं। तो फ्रांस में जब ये थे, पेरिस में थे, तो इनकी मुलाकात होती है 1920s में एक आयरिश आथर के साथ, जिन्हें आपने शायद पढ़ा होगा। मैंने उनका नावल पढ़ा है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। अरेबी स्टोरी भी हमने बीए में पढ़ी थी, जेम्स जॉयस की। और जेम्स जॉयस जो है ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस इनका नावल है द यूलिसिस, कमाल की चीज़ है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो ये इनका वर्क देखिएगा। तो ये आयरिश मैन जेम्स जॉयस से उनकी मुलाकात होती है, अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स एजरा पाउंड के साथ भी, और एफ स्कॉट फिट्स जिराल्ड के साथ भी। तो स्कॉट फिट्स जिराल्ड का वर्क भी आपने पढ़ा होगा, वो भी बहुत फेमस है। जर्ट्रूड स्टेन के साथ इनकी मुलाकात होती है, एजरा पाउंड के साथ इनकी मुलाकात होती है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े माइंड थे जिनसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे मिलते हैं, और उनसे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं और उनका असर भी लेते हैं। Hemingway liked to claim that he learned about writing from the post-impressionist paintings of Cézanne. तो एक सिज़ाने जो हैं, ये एक पेंटर हैं। तो
इनकी जो पेंटिंग से ना, हमें वी लाइक टू क्लेम दैट ही लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। इन्होंने उनकी पेंटिंग से बहुत कुछ सीखा है। एन इंट्रीगिंग नोशन दो ही नेवर मेड इट क्लियरली एग्जैक्टली व्हाट सेज़ेने टॉट हिम। बार इन्होंने कहा है कि इन्होंने सेज़ेने से सीखा था। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक जो पेंटिंग है, ये अब पेंटिंग में चूँकि हमें इतना इल्म नहीं है, आपको नहीं होगा बिल्कुल भी। पेंटिंग की अपनी मूवमेंट्स हैं, अपनी आर्ट की टाइप्स हैं, लेकिन चले थोड़ा सा यहाँ पे हमने कहा इसको समझ लेते हैं। इम्प्रेशनिस्टिक एक पेंटिंग होती है, एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग होती है। ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग क्या है, इज आल्सो ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक समझ ले तो दूसरी भी समझ आ जाएगी। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म is a predominantly French art movement that developed roughly between 1886 to 1905. Post-Impressionism emerged as a reaction against Impressionist concerns for the naturalistic depiction of light and color. तो पेंटिंग में आपको पता है कलर का यूज किया जाता है, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करनी है, लाइट एंड कलर, इसी का इशू है। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कहते थे कि नेचुरल वे होना चाहिए, जिस तरह लगती हैं, और इम्प्रेशनिस्टिक कहते थे कि जैसे हमें दिखती हैं। अब चीज़ जैसे है और जैसे हमें दिखती है, इसमें फ़र्क होता है। आप जैसे देखते हैं, आपके इमोशन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और चीज़ कुदरती तौर पे कैसी है, ये तो ऑब्जेक्टिव व्यू हो गया ना। तो ये चाहते थे लाइट और कलर ऐसे ना डिपिक्ट करें जैसे आपका दिल करता है, बल्कि ऐसे करें जैसे होता है। तो इनका नज़रिया था कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी जैसे चीज़ें हैं रियलिस्टिक होना चाहिए, जैसे आप रफली कह रहे हैं रियलिस्टिक। तो इनकी राइटिंग में भी हमें जैसी चीज़ें हैं ना वैसे ही रख देंगे। ही लर्नड अबाउट मिलिट्री टैक्टिक्स फ्रॉम कैरियर सोल्जर्स। इवन उन्होंने मिलिट्री के बारे में भी सीखा, टैक्टिक्स के बारे में, कैसे जंग लड़ी जाती है, सारा कुछ, वेपन्स के बारे में सोल्जर से डायरेक्टली इन्होंने सीखा। वर्ल्ड वार वन में जब इनकी मुलाकात होती रही, क्योंकि एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर मैंने आपको बताया था ये सर्व करते हैं रेड क्रॉस को। उसके अलावा इन्होंने क्या सीखा, बुल फाइटिंग, स्पेनिश मैटाडोर से। मैटाडोर्स आपने देखे होंगे, वो जो बुल फाइटिंग करवाते हैं ना, रेड कलर का कपड़ा दिखाते हैं बुल्स को, मैटाडोर्स कहा जाता है उनको, बुल फाइटर्स को। इन्होंने बुल फाइटिंग स्पेन में जाके सीखी, और ये वो मैटाडोर भी बने रहे हैं कुछ अर्सा। काफ़ी जुरत वाला काम होता है। अगर किसी ने मैटाडोर और बुल फाइटिंग नहीं देखी, स्पेन की ये स्पोर्ट है, बड़ी डेंजरस स्पोर्ट है। तो आप यूट्यूब करके ज़रूर देखिएगा किसी। बिग गेम हंटिंग भी इन्होंने की है फ्रॉम ब्रिटिश गाइड इन ईस्ट अफ्रीका, वहाँ से उन लोगों से डायरेक्टली सीखा है। एंड डीप सी फिशिंग फ्रॉम ए नेटिव ऑफ द बहामास। तो बहामास के जो लोग रहने वाले थे उन लोगों से, यानी इन्होंने फिशिंग सीखी, डीप सी फिशिंग है, रिवर फिशिंग भी नहीं, सी फिशिंग। बुल फाइटिंग सीखी उन्होंने, बिग गेम हंटिंग सीखी, मिलिट्री टैक्टिक्स सीखी। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं बचपन में जो वाक़यात हम देख रहे थे, बाद की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं, उसी उन्हीं चीज़ों को इन्होंने डेवलप किया है, उन्हीं आइडियाज़ को। और ये जो कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली खुद सीखा था, खुद हंटिंग भी की थी, फिशिंग भी की थी, शिकारी बड़े अच्छे थे ये खुद भी, और जो है बुल फाइटिंग भी करते थे, और जंगों में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस इनके नॉवेल्स में हमें नज़र आता है। ये जो एडवेंचर में जाना, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना जो है, ये इन्होंने कहा था ओल्ड मैन एंड द सी में कि इंसान जो है वो टूट तो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो इस तरह की इनकी पॉजिटिव किस्म की लाइफ अफर्मिंग विल टू लाइफ वाले सेंटेंसेस होते हैं। एज एनी रीडर ऑफ हिज वर्क नोज ही आल्सो वाज फैसिनेटेड बाय फूड एंड ड्रिंक। उसके अलावा अगर इनके आप काम को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और भी एक चीज़ की बहुतात मिलेगी, वो है वो एडवेंचर्स और स्पोर्ट्स और फिशिंग हंटिंग तो मिलेगी, वार भी मिलेगी, साथ फूड और ड्रिंक भी मिलेगा। The passages of the Hemingway's fiction and the non-fiction are filled to overflowing with references to the foreign dishes. बहुत सी फॉरेन डिशेस मेंशन करते हैं, खाने के बड़े शौकीन थे, और वाइन और लिकर और ये सारी चीज़ें इनमें मिलती हैं। और ये समझते थे कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अच्छा फूड नहीं है, अच्छी लाइफ नहीं है, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा। Finally, he was quickly studied languages and was relatively fluent in quite a few. उसके अलावा इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस भी सीखी, और एक से ज़्यादा इन्हें ज़बानों पर कहते हैं कि अबू रासिल था, काफ़ी ज़बानों को जानते थे।
तो हेमिंग्वे की ये पर्सनल लाइफ थी। अब उनकी हम जाते हैं लिटरेरी राइटिंग की तरफ। तो आगे चलते हैं, लिटरेरी राइटिंग जो है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का लिटरेरी कैरियर क्या है। हेमिंग्वेज फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन आवर टाइम, ये हमने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। इन आवर टाइम इनकी फर्स्ट कलेक्शन स्टोरीज थी 1925 में, इन आवर टाइम के नाम से पब्लिश हुई शॉर्ट स्टोरीज का ये कलेक्शन था। इनमें कौन कौन सी कहानियां थी, इंडियन कैंप, बिग टू हार्टेड रिवर, लिंक्ड बाय द करेक्टर ऑफ निक एडम। निक एडम जैसे हमने बताया इनका वो करेक्टर है जो काफी सारी कहानियों में आपको मिलेगा, हु अपीयर्स इन मैनी ऑफ द देम, and by the short vignettes between the stories that tell a story of their own, by the theme of the behavior in the face of the life-threatening violence, and by now famous Hemingway style. The book was acclaimed upon its publication and it remains a classic. In our time की हम बात कर रहे हैं, इनकी different stories और इनमें क्या इन्होंने style use किया। The Torrents of Spring, a novella that attempts to a rather belaboured fashion and satirizes the work of American writers शेरवुड एंडरसन। तो इनका अगला जो काम था वो था, एक नॉवला लिखा इन्होंने, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, जिनमें इन्होंने फैशन वगैरह को क्रिटिसाइज किया अपने टाइम को। फॉलोड इन 1926 एज डिड हेमिंग्वे द सन आल्सो राइजेस, ये इनका नॉवल है द सन आल्सो राइजेस, अ नॉवल अबाउट एक्सपैट्रिएट लाइफ इन पेरिस एंड स्पेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये पेरिस और स्पेन में रहे हैं खुद भी। तो एक एक्सपैट्रिएट की जो जिंदगी होती है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको ना एक्सपैट्रिएट्स कहा जाता है, जो मुल्क अपने मुल्क से बाहर अपने मुल्क के लोग जो रहते हैं। तो स्पेन के अंदर और पेरिस के अंदर जो लाइफ एक्सपीरियंस था द सन आल्सो राइजेस में इन्होंने उस तजुर्बे को कैप्चर किया है। In both subject and style, the later book is genuinely radical work of modern art. The specifics of its central conflict are never explicitly stated. For instance, यानी मॉडर्न वे यूज किया, ओपन एंडेड है, काफी नए एक्सपेरिमेंट यहाँ इन्होंने किए, लेकिन बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, हेमिंग्वे की स्ट्रेंथ थी। द सन आल्सो राइजेस इज प्रोबेबली द मोस्ट एडमायर्ड ऑफ ऑल द राइटर्स बुक्स अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कि ये सबसे इनकी बेस्ट बुक है। एक और इनका वर्क है जी, मैन विदाउट वेमेन, इन 1927 में पब्लिश होता है, कंप्राइजेज स्टोरीज ऑफ द बॉक्सर्स एंड द बुल फाइटर्स। तो इन कहानियों में हमें क्या नजर आते हैं, बॉक्सर्स नजर आते हैं, बुल फाइटर्स नजर आते हैं। ये खुद भी, एक तो स्पोर्ट हमें याद नहीं रहा मेंशन करना, बॉक्सिंग भी इन्होंने सीखी थी और बॉक्सर्स के साथ भी इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं अपनी कहानियों में। मसलन इंक्लूडिंग द अनडिफीटेड, एक स्टोरी है इनकी द किलर्स, ये बीए के सिलेबस में है, ये मैंने पढ़ाई हुई है वहां पे। एंड द 50 ग्रैंड, मैन विदाउट विमेन आल्सो कंटेन्स हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, ये भी इनकी स्टोरी है। अ स्टोरी टोल्ड ऑलमोस्ट एंटायरली इन ए डायलॉग, इसकी खास बात क्या है कि ये सारी की सारी डायलॉग फॉर्म में है, शॉर्ट स्टोरी लेकिन डायलॉग फॉर्म में, जैसे कि ड्रामा। कौन सी, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट। तो ये सारी इनकी बुक है कि मैन विदाउट विमेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन विदाउट विमेन, ये बात नोट करने वाली है हेमिंग्वे के हवाले से कि मर्दों की जिंदगी बगैर औरतों की। तो यहाँ खवातीन बहुत कम आपको नजर आएंगी। और अब हुआ ये था कि इनके साथ जो हुआ था वो आपको याद होगा, तो बदला तो बनता था। इन्होंने भी, जैसे उसने, एग्नेस ने इनको अपनी जिंदगी से निकाला, इसने एग्नेस और उन जैसी सारी खवातीन को अपनी स्टोरियों से निकाल दिया। पब्लिश इन 1929, उसके बाद एक बुक आती है फेयरवेल टू आर्म, जो हम पढ़ेंगे। आपने जो बुक पढ़नी है बच्चों, वो कौन सी है, अ फेयरवेल टू आर्म। ये बुक सॉफ्ट में डाउनलोड कर लें या बाय कर लें तो अच्छी बात है। मेरे साथ आप इसको स्टडी करेंगे, आपको इस पर टास्क भी मिलेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर से ज़ाहिर है अब उसी के बारे में बात करेंगे, आज तो बायोग्राफी देख रहे हैं। Toned down Hemingway's revolutionary style to yield a more conventional and more moving book than the writer had produced up to that time. The result was the novel's widespread popular success as well as worldwide fame for the author himself. तो इस बुक के साथ इन्हें वर्ल्ड वाइड फेम मिला है, लेकिन इस बुक में फर्दर क्या है
तो वो तो हमारे आने वाले सारे लेक्चर इस बुक के बारे में हैं, तो वो डिटेल से हम पढ़ लेंगे। द स्टोरी कलेक्शन, फिर एक और स्टोरी कलेक्शन आती है, विनर टेक नथिंग। ठीक है, विनर टेक नथिंग। ठीक है, जो जीतता है उसे एक्चुअली तो कुछ भी नहीं मिलता। Followed in 1933, less consistently satisfying than the two collections that preceded, Winner Take Nothing nevertheless contained more formal experimentation, like the verbatim, foreign dialogue, wine of wanting, इस तरह के जो लैंग्वेज है, फॉरेन वर्ड्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि इनको आती थी, यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है लैंग्वेज के साथ भी, स्टाइल के साथ भी। और ये भी स्टोरीज की, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। At this point in his career, Hemingway seems to have become distracted by his own celebrity. यहाँ पे ये मशहूर भी बड़े हो चुके थे और ये असर भी हमें नजर आता है। 8 years would pass between A Farewell to Arm and the writer's next novel, the Slight and the Poorly Received, To Have and Have Not. इनका अगला वर्क 1937 में आता है, ज़्यादा अच्छा इनको वेलकम इसमें नहीं होता, which is really a collection of the linked short stories that share a setting, Cuba and Key West, rather than a true novel. In turn, Hemingway wrote 2 books of the non-fiction. जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने फिक्शन भी लिखा है तो नॉन फिक्शन भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, नॉवल भी लिखा है, पोइट्री भी की है। A loose baggy treatise on bull fighting, तो इन्होंने बुल फाइटिंग के ऊपर जो है ना एक ट्रीटाइज लिखा, एक मकाला लिखा, कहने एक छोटा सा एक ऐसे वर्क लिखा, डेथ इन द आफ्टरनून। क्या नाम है उसका? डेथ इन द आफ्टरनून 1932। एंड द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, एक और इनका ऐसे है या ट्रीटाइजेस है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935, विच वाज अबाउट बिग गेम हंटिंग। तो ये जो अफ्रीका वाला है ये हंटिंग के बारे में, बिग गेम हंटिंग, जो बड़े जानवरों की हंटिंग की जाती है, जो बीस्ट की हंटिंग की जाती है, खतरनाक जानवरों की, उसके ऊपर है। और डेथ इन द आफ्टरनून बुल फाइटिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर है। All the while, the Hemingway legend was growing, thanks in so small part to the author's own embellishments and the sometimes out lies about his past. यानी आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी फेमस हो चुके थे, ज़ाती तौर पे एक हीरो बन के सामने आ रहे थे। और इनका खैर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपको पता है, सारा आउटडोर एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जब ये लिखते हैं उसके पहले पूरा तजुर्बा करते हैं लाइफ का, फिर उस तजुर्बे के ऊपर कोई ना कोई बुक तख्लीक करते हैं। ये ज़िंदगी के हर तजुर्बे पर उन्होंने कहानी लिखी है। फाइनली 1940, फॉर whom the bell tolls, इनका एक और वर्क सामने आता है, ये हमने अपने मास्टर्स में पढ़ा था, For Whom the Bell Tolls appeared. This book is a big novel about the Spanish Civil War. In 1940s में इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उसी एक्सपीरियंस को ये बुक में ले आते हैं, For Whom the Bell Tolls, which Hemingway had covered as a correspondent and documentary filmmaker. तो वहाँ उन्होंने इस वार को कवर किया था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्री लिखी थी और फिल्म मेकिंग वगैरह में जो नोट्स बनाते हैं वो बनाए थे उन्होंने। Critics accused it and of him of self-parody, and indeed the novel style is often unbearable mannered. ये थोड़ा सा criticism भी है उनके ऊपर। Still, the best-selling For Whom the Bell Tolls stands among the nearly stories and his first 2 novels as Hemingway's main storytelling achievement. During the Second World War, Hemingway occupied himself by reporting from Europe. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये रिपोर्टिंग करते रहे। और 1950 he published another book, the critically Lamstead Across the River and Into the Trees. इनकी अदर बुक है Across the River and Into the Trees. He recovered somewhat with Old Man and the Sea. ये जो उनका वर्क है ना, Old Man and the Sea, 1952 में पब्लिश होता है, शायद इनका सबसे बेस्ट वर्क है, बीए के सिलेबस में भी होता था। A novella about a Cuban fisherman struggle with the great marlin. मार्लिन एक बहुत बड़ी मछली होती है, एक बूढ़ा शख्स, ओल्ड मैन है और फिशरमैन है, तो उसे 70-80 दिन तक कोई मछली नहीं मिलती। फिर वो समंदर में उसे बहुत आगे चला जाता है एक दिन, 88 डेज की नाकामियों के बाद,
तो उसे एक बहुत बड़ी मछली मिलती है, मार्लिन, विच माइट बी हेमिंग्वेज आंसर टू द मोबी डिक। और इन्होंने ये जो नावल लिखा है किसी हद तक, एक और नावल है मोबी डिक, तो इसका आथर मैं नहीं, मैं आपको बता रहा, तो ये आपने पता करना है कि इसके आथर कौन है। His most popular work, The Old Man and the Sea, was the last Ernest Hemingway's book to be published before the author's suicide in Chatham, Idaho on July 2, 1961। तो ओल्ड मैन एंड द सी जो इनकी आखिरी बुक है, और उसके बाद हेमिंग्वे जो है उन्होंने, बड़े सैड न्यूज़ होगी आर्ट लवर के लिए, लिटरेचर के लवर के लिए, कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी ऑन July 2, 1961 में। और हेमिंग्वे में यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने जब देखा था कि इनको यहाँ पे काफ़ी वीक हो गए थे, ओल्ड भी हो गए थे, तो इनको लगता था कि अब ना तो वाइन में टेस्ट है, ना लाइफ में टेस्ट है, ना फिशिंग का मज़ा आता है, ना हंटिंग कर सकते हैं सही, ना बुल फाइटिंग कर सकते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि, और दूसरा इन्होंने कहा था, मैंने अपने पैदा होने का दिन तो नहीं तय किया, लेकिन मैं अपने मरने का दिन खुद तय कर सकता हूँ। तो ये भी इनकी कमांड शो करती है लाइफ के ऊपर। और उन्होंने एक बंदूक ली, लंबी नाली वाली बंदूक होती है, आपने देखी होगी, और पाँव में रखी, और नाली जो है अपने गले के साथ लगाई, और पाँव से जो है ना बटन दबा दिया। तो कहते हैं कि इनका ब्रेन जो है वो छत से जा लगा। A movable feast is charming memoir of the years spent with another expatriates in the Paris during 1920s appeared 3 years later। तो इनके बाद जो है ना, कुछ लोगों ने इनके, ये पोस्टह्यूमसली वर्क है, पोस्टह्यूमसली वर्क कहते हैं जो किसी भी ऑथर की ज़िंदगी के बाद पब्लिश होता है। तो ये मूवेबल फीस्ट जो है ना, इनकी मेमोरीज हैं, एक जर्नल है, डायरी है इनकी, जो पब्लिश हुई थी बाद में, जो इनका एक्सपीरियंस पेरिस में, इनका एक्सपीरियंस है ना बड़े बड़े ऑथर्स के साथ। Hemingway's fame and the public's desire for the more his work continues to be so formidable that his executors have brought out a number of the books since his death that the writer himself had not considered fit for publication। कहा जाता है कुछ किताबें तो इनके दोस्तों ने और बाद के लोगों ने ऐसी लेके आ गए थे, जो लिखी तो इन्होंने थी, लेकिन प्रोलिफिक थे ना, बहुत कुछ लिखते थे, लेकिन ये पब्लिश नहीं करवाना चाहते थे उनको। जैसे आइलैंड इन द स्ट्रीम 1970 में पब्लिश करवाई इनके दोस्तों ने, फैमिली के लोगों ने। रिप्राइजेज टू हैव एंड हैव नॉट्स, कैरेबियन सेटिंग, जो इनकी पहली बुक है हैव एंड हैव नॉट वाली, तकरीबन उससे मिलती जुलती। आइलैंड इन द स्ट्रीम, द गार्डन ऑफ एडन है इनकी एक और बुक, गार्डन ऑफ एडन, ये भी इनकी लाइफ के बाद आती है, अबाउट dramatizes the author's fascination with androgyny, hinted at the sun also rises, and near the end of Farewell to Arm, as well as in stories like The Sea Change। इन सारी कहानियों में इसके हिंट तो मिलते हैं, लेकिन इस बुक में बड़े खुले आम डिस्कस किया है इन्होंने, द गार्डन ऑफ एडन के अंदर, जो ये इन्होंने ज़िंदगी में पब्लिश नहीं करवाए थे, ये आइडियाज़ को इन्होंने समझते थे कि लोग इसमें डिफरेंट अंदाज में देखेंगे। इसमें इन्होंने एक फैसिनेशन शो की है अपनी एंड्रोजनी के साथ। एंड्रोजनी क्या होती है, एक तो आपने खुद देखना है, और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मेल और फीमेल का मिक्स्ड जो सेंस होता है, हमारे यहाँ आपको पता है इनको क्या कहते हैं, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज। उसके अलावा जिनकी आपको इन्होंने ज़िंदगी में तो अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन पब्लिश करवाई है, तो इनकी जो कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज हैं, द फिंका विजय एडिशन जो है 1987 में पब्लिश होता है, इनमें इनकी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, कंटेन सम ऑफ द ऑथर्स अनपब्लिश शॉर्ट स्टोरीज एज वेल। एंड इन 1999 ट्रू एट फर्स्ट लाइट, एक और इनकी बुक आती है, ट्रू एट फर्स्ट लाइट, ईदर रिपोर्ट ऑन आर इमेजिन्ड एन अफेयर बिटवीन हेमिंग्वेज लाइक हीरो एंड एन अफ्रीकन गर्ल। तो ये सारी जो बाद वाली बुक्स हैं, इनकी लाइफ के बाद इनके दोस्त, इनकी फैमिली वाले लोग बाहर निकालते हैं इन वर्क्स को, जो हेमिंग्वे ने खुद पब्लिश नहीं करवाए थे। लास्ट बात बस, कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन राइटर ऑफ द 20th century, Ernest Hemingway was rewarded throughout his life for his achievement. Upon the appearance of the first published stories, he received the kudos of his literary peers, giants like James Joyce and Ezra Pound ने इनको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया द कोदोस अवार्ड के साथ, या
एक्नॉलेजमेंट के साथ विद द पब्लिकेशन ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स जो हमने पढ़ना है, ही अचीव्ड बेस्ट सेलर डोम। ये बुक इनकी बेस्ट सेलर डोम में शामिल हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा बिकी थी, बेस्ट सेलर बुक कहा जाता है उसको। By the time for whom the bell toll appeared, Papa Hemingway was recognized worldwide by millions who had never read a word of his prose. तो इनके बारे में जो टर्म फेमस हो गई, सारे लोग, सारे ऑथर्स के दरमियान ये जो मकबूल हो गए, एक नई टर्म के साथ नया टाइटल इनको मिला, वो था पापा। तो हेमिंग्वे को क्या कहा जाता था? पापा। He had achieved a degree of the celebrity that had never been approached by the literary writer and has not been matched since. तो लिटरेरी राइटर आपको पता है बहुत कम लोग इस तरह से एज ए पर्सनैलिटी बहुत कम लोग फेमस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये अपनी ज़िंदगी में इतने मशहूर हो गए कि पापा इनके नाम से पहचाने जाते थे, और जहाँ जाते थे लोग इनको बड़ी इज्जत से मिलते थे, और बहुत एक सेलिब्रिटी थे, एक हीरो की तरह थे। Near the end of his life, the adulation was made explicit as The Old Man and the Sea was awarded the Pulitzer Prize in 1953. 1953 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये अमेरिका का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, और दुनिया में समझ लीजिए दूसरे नंबर पे है, यानी नोबेल प्राइज से नीचे है। पुलिट्जर प्राइज इनको 1953 में मिला। द फॉलोइंग ईयर हेमिंग्वे वन दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी इन्होंने जीत लिया, वो था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, 1954 में इनको मिला। फॉर हिज पावरफुल स्टाइल फॉर्मिंग मास्टरी ऑफ द आर्ट एंड नरेशन। Though his popularity has diminished somewhat in the past quarter century due to the charges of sexism and brutality in his life and work. Recently इन पर एक चार्ज लग रहा है, वो है सेक्सिज्म का और ब्रूटैलिटी का। इनके वर्क के अंदर जो वायलेंस, ब्रूटैलिटी और सेक्सिज्म हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। सेक्सिज्म क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। Sexism means prejudice, stereotyping or discrimination typically against women on the basis of sex. तो women के थोड़ा सा अगेंस्ट इनका होना जो है वो आजकल इन पे थोड़ी सी तनकीद हो रही है, लेकिन इसकी एक वजह मैंने आपको इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ सकती है कि इन्होंने एग्नेस से रिवेंज लिया था अपनी स्टोरी।